नमस्कार, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। दिल की बीमारियों की वजह से जीवन में होने वाले खतरे अब कोविड काल में और अधिक बढ़ गए हैं और हाल के समय में काफी स्वस्थ लोगों में भी सडन हार्ट अटैक देखा गया है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और सचेत करने की जन जागरूकता पहल है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय पश्चिमी देशों के लोगों के मुकाबले 10 साल पहले हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है। इसीलिए हर भारतीय को हृदय रोग से बचाने और जागरूक करने के लिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में की गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा और हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े हैं, जिसे देखते हुए हर रविवार को दोपहर 12:30 बजे जी हिंदुस्तान के मंच पर देश के जाने माने और सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर हृदय रोग के लक्षण, उससे बचाव और साथ ही हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा करेंगे और इस चर्चा के माध्यम से आपको जागरूक करेंगे। इस श्रृंखला में आज हमारे साथ देश के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश चंद्र शाही हमारे साथ है, डॉक्टर गौरव नारायण गुप्ता और डॉक्टर दीपक वर्मा गोरखपुर से हमारे साथ है, जो हमें हृदय रोग से बचाव और उनके उपचार के बारे में अधिक जानकारी देंगे और साथ ही हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर प्रकाश चंद्र शाही आपसे है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हृदय रोग की घटनाएं दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। एक व्यक्ति कैसे जान सकता है कि वो स्वस्थ है या नहीं है, और क्या एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को भी दिल का दौरा पड़ सकता है? हृदय की बीमारी जानने के लिए हमारे पास डिफरेंट रिस्क कैलकुलेटर्स हैं, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क कैलकुलेटर्स के नाम से जानते हैं। ये जितने भी कैलकुलेटर्स हैं वो गूगल आप करेंगे तो ये वो ईजिली अवेलेबल है। तो इसमें सबसे प्रमुख जो हम ASCVD रिस्क कैलकुलेटर यूज़ करते हैं वो एज ग्रुप 40 to 80 ईयर्स ऑफ एज के पेशेंट्स के लिए होता है, जिसमें आपको डिफरेंट अपनी वैल्यूज़ को रखना होता है, जैसे आपकी उम्र कितनी है, जेंडर क्या है, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या हैं, आपके ब्लड प्रेशर क्या है। इन रिस्क सारी चीज़ों को एंट्री के बाद से आपको एक रिस्क कैलकुलेशन, आपकी ओवरऑल लाइफ टाइम का एक रिस्क आपके सामने आ जाता है। अगर ये रिस्क 10% से ज़्यादा है, 20% तक है, तब आपकी किसी भी हृदय की परेशानी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहली बात तो रिस्क कैलकुलेशन की बात होगी। ऐसे ही आपको डिफरेंट रिस्क कैलकुलेटर और भी ऑनलाइन मिल सकते हैं, जिसमें आप अपने लाइफ टाइम के रिस्क को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आप हार्ट के बारे में जानना चाहते हैं, अपने हार्ट हेल्थ के बारे में, तो उसमें यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने एक गाइडलाइन दी है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने हृदय की क्षमता को अच्छे से जान सकता है, जिसे हम स्टेयर केस एक रनिंग की बात करते हैं कि अगर आप 90 सेकेंड्स में अगर आप 60 स्टेयर्स को ईजिली क्रॉस कर लेते हैं तो ये बताता है कि आपका हार्ट बहुत ही हेल्दी है। और ये जितनी कम सेकेंड्स में आप क्रॉस कर लेंगे, जैसे कि आपने अगर 45 सेकेंड्स में आपने 60 स्टेयर्स को क्रॉस कर लिया, तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट बिल्कुल हेल्दी है और हो सकता है कि अगले 1-2 साल 5 साल तक आपको हार्ट की कोई परेशानी नहीं होने वाली। और ये आपको फ्रीक्वेंटली ये अपनी ये काउंटिंग हमेशा रेगुलरली एक फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे करते रहनी चाहिए। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फिट व्यक्ति को हार्ट अटैक हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कितनी सेलिब्रिटीज़ के बारे में हम सुन रहे हैं कि वो कितनी अच्छी लाइफस्टाइल उनकी थी, उन्होंने कितनी रेगुलर फिटनेस अपनी एक्सरसाइजेस करी, खाने पीने में हर एक चीज़ का उनको लोग फॉलो कर रहे थे, बट फिर भी उनको हार्ट अटैक हो गए। जैसे सिद्धार्थ हैं या पुनीत हैं, ऐसे डिफरेंट बहुत सारे नाम हैं। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आप बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छी आपकी लाइफस्टाइल है, आप बहुत अच्छा खा रहे हैं, आपकी स्ट्रेस लेवल्स बहुत कम हैं, बट उसके बाद भी आपको हार्ट अटैक की परेशानी हो सकती है। इतनी अच्छी लाइफस्टाइल के बाद भी आप नहीं बच सकते हैं। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, केवल आपकी लाइफस्टाइल ही मैटर नहीं करती है, आपकी जीन्स, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है किसी के हार्ट अटैक की, अगर फैमिली में उसके फादर या पेरेंट्स में किसी मेल मेंबर की लेस देन 55 ईयर्स ऑफ एज में या फीमेल मेंबर्स की 65 ईयर्स ऑफ एज में अगर उनकी डेथ हुई है या हार्ट अटैक हुआ है, तो दे आर वेरी प्रोन। फैमिली हिस्ट्री एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है जिसको कभी भी फैमिलियल मेंबर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मल्टीपल जीन्स हैं, ऐसे ही आपकी शरीर में छुपे हुए साइलेंट किलर्स हैं, जैसे आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, अगर आपने नहीं करा, आपको पता नहीं है, तो आपको ये आगे चल करके हार्ट अटैक की परेशानी दे सकता है। ब्लड प्रेशर, ये सब रूटीन टेस्ट, इसीलिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है, इवन हेल्दी भी लोग जो हैं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर गौरव नारायण गुप्ता आपसे है।
उच्च रक्तचाप के लक्षण और कारण क्या है, इसका उपचार क्या है, और साथ ही ये भी बताएं कि जीवन शैली में बदलाव करके बीपी में कैसे मदद मिल सकती है। ब्लड प्रेशर के कारण मुख्य रूप से वेसल्स की थिकनिंग, आर्टेरियल कैल्सिफिकेशन होता है एज के साथ। तो सभी का लगभग ब्लड प्रेशर बढ़ता ही जाता है एज के साथ। और जेनेटिक फैक्टर्स भी रहते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी होती है, लाइफस्टाइल रिलेटेड है। अगर एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, सॉल्ट इंटेक ज़्यादा है, फ्रेश फूड्स का इंटेक कम है, तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर के लक्षण बहुत स्पेसिफिक नहीं होते, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि ये अचानक से आता है, धीरे धीरे अपना घर बना लेता है शरीर में, धीरे धीरे बढ़ता रहता है और अचानक से पता चलता है कि कोई एक अंग ठीक से काम नहीं कर रहा, जिसे हम टारगेट ऑर्गन डैमेज भी बोलते हैं। लक्षण कई लोगों को सिर में दर्द, चक्कर, सीने में भारीपन, लेफ्ट या राइट हाथ में भारीपन, चलने में सांस फूलना, झुंझुनाहट होना पैरों में या हाथ में, ये लक्षण हो सकते हैं, लेकिन बहुत स्पेसिफिक नहीं है। ब्लड प्रेशर का जो ट्रीटमेंट होता है उसका फर्स्ट स्टेप या कॉर्नरस्टोन जो होता है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या जीवन शैली में बदलाव ही होता है। एक्सरसाइज बढ़ाना, नमक का सेवन कम करना, फ्रेश फ्रूट्स बढ़ाना, ताज़ा फल जितना ज़्यादा खाएंगे, पोटेशियम रिच डाइट जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ही ब्लड प्रेशर बेटर कंट्रोल होगा। स्ट्रेस कम करना है, मेंटल स्ट्रेस कम करना है और अच्छी नींद लेना। डॉक्टर दीपक वर्मा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण क्या है और क्या कोई नियमित परीक्षण है जिससे अवरुद्ध धमनी का निदान किया जा सकता है? सामान्य तौर पे हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट की धमनी में अवरोध के लक्षण होते हैं, जैसे कि ये कैटेगराइज दो तरीके से किया जाता है। अगर एक तो तात्कालिक, अगर 90% से ज़्यादा अगर नस बंद है तो आदमी को बैठे बैठे ही अचानक या सोते सोते ही या खाना खाते खाते ही तेज़ दर्द का एहसास होना, जैसे कि छाती में भारीपन होना, छाती में खिंचाव होना या बहुत ज़्यादा पसीना आना, घबराहट होना और उस दर्द का लगातार बने रहना जब तक कि वो मेडिकल इमरजेंसी में जाके कांटेक्ट ना करे, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। कई बार ये चीज़ 70% से अगर ज़्यादा ब्लॉकेज होता है तो अब लोग अपने अपने डे टू डे एक्टिविटी में समस्याओं को महसूस करते हैं, जैसे कि पैदल चलने पे, कुछ किलोमीटर चलने पे आदमी को छाती में हल्का भारीपन महसूस होना, चाहे थकान होना या पसीना आना, फिर बैठने पे उस प्रॉब्लम का कम हो जाना। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि डे टू डे एक्टिविटी में हम उस चीज़ को जान सकते हैं और उसके बाद तुरंत अगर ये दोनों सिचुएशन अगर आती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके इसके बारे में अलग अलग जांचों को देख सकते हैं। जांचें इससे संबंधित क्या क्या हैं, जैसे कि सामान्य तौर पे पहली जो जांच होती है ईसीजी, जिसके आधार पे पुरानी बीमारी या तात्कालिक बीमारी के बारे में जानकारी मिल सकती है, जैसे कि धड़कन की गति क्या है या उसमें कोई चेंजेज आए हैं कि नहीं आए हैं। दूसरा, उसके नेक्स्ट स्टेप में इको होता है, जैसे कि दिल की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है कि बनावट कैसी है, खून का प्रवाह कैसा है, और अगर कोई धमनी अवरुद्ध हुई है तो उसके हिसाब से दिल के कुछ हिस्से खराब हो जाते हैं या काम नहीं करते। उसके अलावा अगर आने वाले टाइम के बारे में जानना चाहें हम कि हमें आने वाले टाइम में हार्ट अटैक की संभावना है कि नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप टीएमटी का होता है, जिसे ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं। मेनली ये मशीन पे दौड़ने के जैसा होता है, ग्रेडिंग एक्सरसाइज होती है, जिससे कि एक लेवल से ऊपर हम स्पीड को बढ़ाते हैं और खून की सप्लाई के बारे में जानकारी लेते हैं कि जितनी खून की सप्लाई हमारे दिल को चाहिए उतनी पूरी मिल रही है कि नहीं। सामान्य तौर पर जब 70% से ज़्यादा का ब्लॉकेज होता है उस केस में धमनी अवरोध के लक्षण सामने आ जाते हैं और डॉक्टर उसके आधार पे अपना आगे का जो भी इलाज है या ट्रीटमेंट है उसके लिए एडवाइस करते हैं। डॉक्टर प्रकाश चंद्र शाही, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या हमारा शरीर दिल का दौरा पड़ने से पहले हमें कोई संकेत देता है, और अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा है तो उसे बचाने के लिए तुरंत कौन से उपचार के विकल्प उपलब्ध हैं? तो संकेत की अगर हम बात करें तो हार्ट अटैक में कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट होते हैं जिसमें हार्ट अटैक बहुत ही इंटेंस होता है और बहुत ही सडन होता है और उसमें कोई भी वार्निंग साइंस नहीं होते, बट ये कुछ पेशेंट्स होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स में ज़रूर से कुछ न कुछ सिम्टम्स पहले से चलते रहते हैं, वो कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ हफ्ते हो सकते हैं। इन सिम्टम्स को जानना, उनको इग्नोर नहीं करना, ये हार्ट अटैक से बचने का बेहद बड़ा ज़रिया हो सकता है। ये वार्निंग साइंस आपको सिंपल, केवल आपको छाती में कोई भी भारीपन ऐसा जो थोड़ी देर के लिए आया और थोड़ी देर के लिए फिर चला गया, तो ऐसे में हम उसे गैस या कोई और परेशानी मान लेते हैं, मस्कुलर पेन मान लेते हैं। तो इसमें इंडियन हार्ट एसोसिएशन का एक मानना है कि अगर कभी भी किसी को जिसको स्पेशली रिस्क फैक्टर्स हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको जॉ से लेकर के अम्ब्लाइकस तक
अगर कोई भी पेन होता है जिसे वो लोकलाइज नहीं कर सकता है, पिन पॉइंट फिंगर से लोकलाइज नहीं कर सकता है, तो उसको अपने हाथ के डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन हो सकता है। अदर वार्निंग साइंस में वेग से सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको सिंपल अचानक से बहुत ज़्यादा पसीना हो सकता है, या दोनों हाथों में, कंधों में, बैक में, जॉ, इन सब जगहों पे पेन हो सकता है, या थोड़ी देर के लिए अचानक से डिस्निया, सांस फूल सकती है, डिस्कम्फर्ट इन ब्रीदिंग हो सकती है, या कुछ केवल सिंपल नोज़िया के रूप में भी ये वार्निंग साइंस के रूप में आपको मिल सकता है। किसी को भी अगर छाती में तेज भारीपन दर्द हो रहा है जो कि रेस्ट से आराम नहीं मिल रहा है और ये परसिस्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में ऑप्शन जो है वो आपको नियर बाई अपने किसी भी फिजिशियन के पास जा कर के तत्काल अपनी ईसीजी करानी है। उसमें डायग्नोसिस स्टैब्लिश करानी है। 2 तरह के हार्ट अटैक होते हैं जिसमें हम मेजर हार्ट अटैक में ST एलिवेशन MI और दूसरे हार्ट अटैक को नॉन ST एलिवेशन MI कहते हैं। ST एलिवेशन MI अगर डायग्नोज होता है तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस में जो इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं वो थ्रोम्बोलिसिस होती है, जो कि थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो जिस थक्के से हमें हार्ट अटैक हो रहा है उसको वो घुलाने में मदद करते हैं। और दूसरा ऑप्शन अगर नियर बाई कैथ लैब अवेलेबल है तो ऐसे में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का ऑप्शन ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा बेहतर माना जाता है। दूसरा नॉन ST एलिवेशन MI या कोई भी ST एलिवेशन MI जिसका प्राइमरली मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो पेशेंट्स को अगर ये कंफर्म हो जाता है कि ये हार्ट अटैक है, डॉक्टर ने बता दिया है, तो ऐसे केस में दवाइयाँ जो हैं वो बेहद ज़रूरी हैं, जिसमें एस्प्रिन की गोली अगर आप उसे चबा लेते हैं टाइमली, केवल आप मुंह में रख के चबा लेते हैं, चबाने से क्या होगा कि आपकी जो मुंह में आपकी वैस्कुलेचर है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, वो तेज़ी से दवाइयों को एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड सर्कुलेशन में ले जाती है और उस थक्के को घुलाने में काफ़ी हद तक मदद करती है। डॉक्टर गौरव नारायण गुप्ता, एक मिथक है कि एंजियोग्राफी कराने वाले मरीज को एंजियोप्लास्टी करवानी होगी, क्या यह सच है? ये पूरी तरह से सच नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि एंजियोग्राफी किया क्यों जा रहा है। अगर हार्ट अटैक होने के बाद एंजियोग्राफी कर रहे हैं तो आमतौर पर एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ेगी ही। अगर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं जिसमें हम डायरेक्टली कैथ लैब ले जाते हैं पेशेंट को, उसमें एंजियोप्लास्टी होगा ही पेशेंट का। अगर हार्ट अटैक नहीं हुआ है पेशेंट को और हम तब एंजियोग्राफी कर रहे हैं तो निर्भर करेगा कि अंदर ब्लॉक्स कितने। अगर ब्लॉक्स कम हैं या ऐसी जगहों पे हैं जिससे कोई विशेष परेशानी नहीं हो रही और लगता है कि दवाओं से ही ठीक रहेंगे, तो दवा का ही ऑप्शन दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं या ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ एंजियोप्लास्टी करना मुश्किल है या नहीं हो सकता है, तब बाईपास सर्जरी का विकल्प दिया जाता है। निर्भर करता है कि किस लिए किया जा रहा है और अंदर ब्लॉक्स कैसे निकल रहे हैं। डॉक्टर दीपक वर्मा, आप ये समझाइए कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास में अंतर क्या है? सामान्य तरीके से जो दिल की नसों में अवरोध होता है उसको खोलने का तरीका 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं और दूसरे को बाईपास बोलते हैं। एंजियोप्लास्टी और बाईपास में मेजर अंतर ये है कि एंजियोप्लास्टी को मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के रूप में रखा गया है और बाईपास को मेजर सर्जरी के रूप में रखा गया है। मेनली एंजियोप्लास्टी अगर सिंगल नस में ब्लॉकेज है और स्मॉल ब्लॉकेज है तो सामान्य तौर पे स्टेंट के द्वारा उसको ट्रीट किया जाता है, जिसका माध्यम मेनली हाथों की नसें चाहे पैर की नसों के द्वारा वहाँ तक पहुँचना होता है। और बाईपास में बाहरी कोई भी स्टेंट या छल्ला लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको नहीं डलवाते हैं। मेनली शरीर के ही किसी भी नस को, जैसे कि सिरा है और धमनी है, हाथ की नस हो या पैर की नस हो, उसको नसों को उसकी जगह पे लगाया जाता है। बाईपास सिंपल सा है कि अवरोध को हमें छोड़ देना है और दोनों साइड यानी कि पहले वाले भाग को और बाद वाले भाग को नसों से जोड़ देना है। लेकिन एंजियोप्लास्टी में मेनली जो ब्लॉकेज है हमें उसी जगह पे एक पाइप की तरह का मेटल का लगा देना है जिससे कि वो जगह अवरोध होने से बच जाए। तो मेन डिफरेंस ये है कि इसमें हमारी नस यूज होती है बाईपास में और स्टेंट का यूज होता है एंजियोप्लास्टी में। और उसके अपने फ़ायदे ऐसे हैं कि जैसे बाईपास में मेनली सिलेक्टेड पेशेंट्स भी किया जाता है। उसके अपने फ़ायदे ये हैं कि सामान्य तौर पे उसमें कम दवाओं का यूज होता है और मेनली अर्ली जो मेनली ब्लड थिनर दिया जाता है एस्पिरिन के फॉर्म में, उसकी मात्रा कम समय तक ही चलती है। लेकिन एंजियोप्लास्टी में सामान्य तौर पे कम से कम एंजियोप्लास्टी होने के बाद 1 साल तक ब्लड थिनर को देना जरूरी होता है। डॉक्टर प्रकाश चंद शाही, आप ये बताइए कि पेसमेकर की आवश्यकता कब होती है और पेसमेकर के विभिन्न प्रकार क्या है? कभी भी ये धड़कन अगर बहुत कम हो जाती है, जिसे हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, जिसमें पेशेंट्स को चलने फिरने में सांस फूलना या अचानक से बिल्कुल हार्ट बीट बंद हो जाने की वजह से सिनकपी हो जाती है, अचानक से बेहोश हो जाते हैं, पेशेंट्स को ट्रॉमा हो जाती है, चोट लग जाती है, तो ऐसे केसेस में पेसमेकर की आवश्यकता होती है। अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें धड़कन बहुत ही एबनॉर्मल हो जाती है और जिसे हम टैकीकार्डियाज बोलते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या इस तरह के एपिसोड्स होते हैं, तो उसमें भी पेसमेकर की आवश्यकता होती है जिसे हम ICD कहते हैं।
तो पेसमेकर की टाइप्स की अगर हम बात करें तो पेसमेकर बेसिकली टेम्पररी पेसमेकर, जो ब्रेडिकार्डिया के लिए जो पेसमेकर्स होते हैं उसमें टेम्पररी पेसमेकर जिसमें अचानक से किसी को अचानक से हार्ट रेट बिल्कुल काफ़ी कम हो गया है, क्रिटिकली कम हो गया है, जो कि लाइफ के लिए थ्रेटनिंग है, तो ऐसी केस में इमीडिएट जो हम ऑपरेशन करते हैं उसे टेम्पररी पेसमेकर करते हैं। यह हार्डली 2 to 3 मिनट्स का प्रोसीजर होता है जिसमें पैर की धमनी के द्वारा हार्ट में एक वायर डाल दिया जाता है और उसे एक पल्स जनरेटर से कनेक्ट करके हार्ट की धड़कन को नॉर्मल किया जाता है। और उसके बाद से फिर पेशेंट्स को मोबिलाइज करने के लिए ज़रूरत होती है हमें इमीडिएटली परमानेंट पेसमेकर की। परमानेंट पेसमेकर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एक हम बाएं या दाहिनी तरफ एक छाती में पॉकेट बनाते हैं और उसी से कनेक्टेड एक वायर को हार्ट में डाल देते हैं और जो कि हार्ट की डिमांड मोड पे रहता है। हार्ट को जब भी आवश्यकता होती है, हार्ट की धड़कन जब भी नेचुरली कम जाती है तो वो डिमांड पेसमेकर की तरफ वो काम करता है। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी को एरिथमियाज हो रहे हैं, टकी एरिथमियाज हो रहे हैं, वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया हो रहा है, तो जैसे हम बाहर से पेशेंट्स को कार्डियोवर्ट करते हैं, सीपीआर करते हैं, वैसे ही एक पेसमेकर डिवाइस होती है जिसे आईसीडी कहते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर, जो कि अंदर से ही वो शॉक देता है और उस रिदम को नेचुरल नॉर्मल कर देता है और अचानक मृत्यु को टाल देता है। चौथी तरह का एक और पेसमेकर होता है जो कि आजकल बहुत ही कॉमनली यूज़ हो रहा है हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में। ये इस पेसमेकर को CRT बोलते हैं, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, जो कि हार्ट के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है और अचानक से होने वाली किसी भी टैकेर्डियाज या ब्रेडियार्डियाज को कंट्रोल करता है। डॉक्टर गौरव नारायण गुप्ता, नींद और हृदय स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है? नींद अगर अच्छी आ रही है, अच्छी ले रहे हैं, 6 से 8 घंटे की नींद रोज हो रही है, तो शरीर को पूरी तरह से आराम मिल जाता है। और अगर शरीर को पूरी तरह से आराम मिल जाता है तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। अगर नींद ही पूरी नहीं हो रही, किसी भी कारण से कम सो रहे हैं या नींद ठीक से नहीं आती, बीच में जग जाते हैं, तो उसका असर डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेस पड़ेगा, इरिटेबिलिटी बढ़ेगी और कार्डियक प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। डॉक्टर दीपक वर्मा, आप ये बताइए तनाव और हृदय स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है? ब्रेन और दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जब भी हम सोचते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें एग्रेशन हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें धड़कन बढ़े, तो धड़कन बढ़ने से भी दिल पे पड़ता है जोर। उसके अलावा धड़कन बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर का घटना और बढ़ना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जितना ज़्यादा वर्क हर्ट करेगा उस पर उतनी प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितना हार्ट रेट आपका कम होगा, यानी कि जो लोग सबसे ज़्यादा एथलेटिक टाइप के होते हैं उनका हार्ट रेट 50-55 के आसपास होता है, तो उनके पास मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है किसी भी काम को करने के लिए, यानी कि उनका हार्ट सबसे बेस्ट माना जाता है और अच्छा माना जाता है और मजबूत माना जाता है। लेकिन जिन लोगों का हार्ट बैठे बैठे हार्ट रेट मेनली 100 के आसपास रहता है, उनको बोला जाता है कि आने वाले टाइम में दिक्कत होने के चांसेस हैं। ऐसा एक पैरामीटर हम लोगों में बताया जाता है। तो जो भी एक्टिविटी है, अगर हम मान लीजिए तेज चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, चाहे दौड़ भाग ज़्यादा कर रहे हैं या किसी तरीके का स्ट्रेस ले रहे हैं, तो हम अपने हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। और हार्ट की एक्टिविटी जितनी बढ़ेगी उतना ही ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। तो जितना ज़्यादा दिल पे जोर पड़ेगा उतनी ज़्यादा चांसेस प्रॉब्लम होने के बनते हैं। इसलिए हमें तनाव मुक्त रहना चाहिए, जिससे कि हमारा हार्ट सुनियोजित तरीके से, अच्छे तरीके से लंबे समय तक काम करे। डॉक्टर प्रकाश चंद्र शाही, हमारे दर्शक अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे हम हृदयाघात की बात कर रहे हैं तो हृदयाघात की रिस्क फैक्टर्स हैं। देयर आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। इन रिस्क फैक्टर्स के बारे में सभी को जानना ज़रूरी है। अगर कोई भी रिस्क फैक्टर है अगर आपको, तो आप हार्ट अटैक के लिए 100% प्रोन है। और हार्ट अटैक अगर आपको होने वाला है तो हार्ट अटैक से जुड़े हुए जो हमने वार्निंग साइंस और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया है, उसको आपको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर कभी भी आपको कभी जॉ से अम्बलाइकस तक अचानक से ऐसा पेन जिसमें रेस्ट से आराम नहीं मिल रहा है, पसीना हो रहा है, वोमिटिंग सी लग रही है, तो ऐसे में गोल्डन पीरियड जो मैंने बताया 1 आवर, वो बहुत ही क्रिटिकल है। उसमें आपको इमीडिएटली अपने हाथ आसपास के जो भी फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे जाके मिलना चाहिए और उसको प्रॉपर्ली ट्रीट कराना चाहिए। अपने शुगर को, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर की रेगुलर स्क्रीनिंग में रहें। अगर आपको एक बार ये लाइफ टाइम में नॉर्मल है तो ये ऐसा नहीं है कि आपकी हमेशा नॉर्मल रहेगी। एनुअल स्क्रीनिंग हार्ट की बेहद ज़रूरी है। खान पान में जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसमें कच्ची चीज़ों का सेवन ज़्यादा होना चाहिए। बहुत डेयरी प्रोडक्ट्स, फैटी मील्स नहीं लेने चाहिए। बाहर के जंक फूड्स अवॉइड करने चाहिए। स्पेशली मैं बताऊंगा कि स्मोकिंग एक बेहद बड़ा रिस्क फैक्टर है। किसी भी तरह का टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग, इसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। और फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी है तो आप प्रोन है, ढेर सारे और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर गौरव नारायण गुप्ता, हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? हृदय रोग से बचाव का सबसे सही और आसान तरीका व्यायाम है। अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते रहेंगे
तो भविष्य में होने वाली बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। व्यायाम, विगत कई दिनों में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि कई सारे सेलिब्रिटीज़ को जिम्नेजियम में या व्यायामशाला में अचानक से परेशानी होती है और कुछ लोग रहे भी नहीं। इससे डरना या घबराना नहीं है। अगर आपने व्यायाम पहले नहीं किया है ज़्यादा, तो अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, एक ट्रेडमिल टेस्ट कराइए, उसी से क्लियर हो जाएगा कि आपकी क्षमता क्या है, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और कोई भी व्यायाम आप तभी उतना ही करेंगे जिससे आप कंफर्टेबल हो, बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। अगर आप व्यायामशाला ज्वाइन करते हैं तो फिजिकल ट्रेनर को बताएंगे कि हम पहली बार करने आए हैं, तो वो उसी हिसाब से आपका ट्रेनिंग शेड्यूल बनाएंगे और धीरे धीरे उसको अपग्रेड करेंगे, तो परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसको बहाना मत बनाइए कि जिम जाने से कई सारे सेलिब्रिटीज़ जो फिट थे, अच्छी जीवन शैली जीते थे, उनको परेशानियां हुई हैं, तो इसलिए हम जिम नहीं जाएंगे या हम व्यायाम नहीं करेंगे, हम घर पे आराम करेंगे। डॉक्टर दीपक वर्मा, आपका हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश होगा? दर्शकों को हमारी तरफ से संदेश ये है कि एक तो अपने स्वस्थ रखने के लिए 3 चीज़ों पे ध्यान दें। एक तो सही समय पे सही खाना खाएं, दूसरा व्यायाम अपने डे टू डे एक्टिविटी में बनाएं, और तीसरा स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, इन तीनों को तुरंत बंद कर दें। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जैसे कि बच्चे हैं, उनमें हेल्दी हार्ट बनाने के लिए शुरू से ही उनको मोटिवेट करना पड़ेगा और उनको आउटडोर एक्टिविटी में उनको एक्टिव करें। उसके अलावा उनको खाने के बारे में सही जानकारी दें और उनको आदत में डालें कि जो हमारा इंडियन फूड है, जो कि सबसे हेल्दी फूड माना जाता है, उसको दें, ना कि जंक फूड दें। हृदय को कैसे स्वस्थ रखा जाए, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंची है और हमारे दर्शक इसका पालन भी करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करना ना भूलें हमारे फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। लॉगिन करना ना भूलें।